हाय गाइस, वेलकम टू आईडू एजुकेशन। आज हम लोग इस सीरीज़ में नीट 2020 के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। ये मैं जो फ़िलहाल जिस कोड को मैंने लिया है वो है कोड H3। नीट 2020 का कोड H3 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं फ़िलहाल आपको समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस गिवन बिलो, यानी कि आपको एक कलर कोड दे रखा है। कलर कोड का तरीका क्या है? ये इतना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको आपने अगर याद कर लिया तो ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा और एक क्वेश्चन इस तरह का आना ही आना है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक कोई ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उससे पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस हमें बताइए कितना है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिख लिख करके बताने के बजाय क्या किया जाता है कि इसके ऊपर क्या बनाई जाती है, स्ट्रिप्स बनाई जाती है कुछ कलरफुल। तो कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स जो बनाई जाती हैं उन स्ट्रिप के हेल्प से हम लोग बिना उसके एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि पोटेंशियो व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह से बिना जाने ही हम लोग इसका कलर कोड देख कर ही बता सकते हैं कि इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। तो जैसे मान लीजिए पहले इसमें दिया गया है कि पहली जो स्ट्रिप है उसका कलर है येलो, दूसरी स्ट्रिप है उसका कलर है वायलेट, तीसरी स्ट्रिप है उसका कलर है ब्राउन, चौथी स्ट्रिप है उसका कलर है गोल्ड। तो इसके लिए एक कोड होता है, मतलब एक ट्रिक है ये एक तरीके की, ठीक है ना। कैसे याद करनी है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद कर लेना बस। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसके नाम इनके आपको पता कर लेना है कि ये कौन सा कलर के लिए लिखा गया है ये कोड, ठीक है ना। तो ब्लैक है पहला, दूसरा ब्राउन है, तीसरा रेड है, चौथा ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर आपका ग्रीन है, फिर ग्रीन के बाद आपका ब्लू है, फिर ये वायलेट है और फिर ग्रे है, ठीक है ना। GREY, 2 बार भी आया तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि 3 बार भी आया है। ग्रे है, फिर ये यहाँ पर क्या है, वाइट है। ये कलर्स आपको दिए गए होंगे, ठीक है ना। अब आपको मैं स्ट्रिप के नंबर के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको उसके लिए क्या लिखना होगा। अगर स्ट्रिप 1 के हिसाब से जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी उसके हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई टेंशन ही नहीं, सीधे गिनती लिख देनी है। 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो सब लिख देने हैं। स्ट्रिप 2 के लिए भी यही करना है, ठीक है ना। स्ट्रिप जो सेकेंड है हमारी उसके लिए भी यही करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और जो थर्ड स्ट्रिप है उसके लिए मल्टीप्लायर लिखा जाता है, मतलब मल्टीप्लायर का मतलब है कि पावर में लिखा जाएगा वो थर्ड स्ट्रिप में। मल्टीप्लायर क्या होता है इसका? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। और जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रिप होती है उससे टॉलरेंस डिसाइड होती है, और टॉलरेंस के लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ही 2 बातें बस याद रखनी है, बल्कि 3। गोल्ड क्या है? गोल्ड के लिए कितनी टॉलरेंस होती है? 5%। सिल्वर के लिए कितनी टॉलरेंस होती है? 10%। और नो कलर के लिए कितनी टॉलरेंस होती है? यानी अगर कोई कलर ना दिया गया हो, चौथी स्ट्रिप का कलर ही ना दिया गया हो, तो फिर क्या होगी? टॉलरेंस होगी उसकी 20%, ठीक। तो अब मान लीजिए हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना था, जिस तरह से स्ट्रिप दी है। अब ये मैंने लिखने में आपको सिर्फ देर लगाई, लेकिन अगर आपको ये याद होगा तो कुछ भी नहीं है इसमें। सीधे येलो कलर के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, येलो कलर के लिए पहला नंबर 4, तो आप लिख दीजिए 4। फिर वायलेट कलर के लिए दूसरा नंबर क्या है? वायलेट ढूंढिए कहाँ, इसमें ये रहा वायलेट, वायलेट के सामने जस्ट क्या है? 7, तो दूसरी स्ट्रिप का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 7, 47। अब तीसरे नंबर पर क्या है? ब्राउन, तो ब्राउन कलर के सामने मल्टीप्लायर देखिए, मल्टीप्लायर यानी तीसरी स्ट्रिप के लिए क्या लिखिए? इनटू में 10 की पावर 1, ठीक। अब चौथी जो स्ट्रिप होती है, फोर्थ स्ट्रिप, वो टॉलरेंस के लिए होती है, ठीक है ना। तो स्ट्रिप 4 जो है वो टॉलरेंस के लिए है, और स्ट्रिप 4 किस कलर की दी गई है? गोल्ड कलर की। तो इसका मतलब है कि इसके साथ में कितनी परसेंट की टॉलरेंस आ जाएगी? 5% की टॉलरेंस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 470 ओम प्लस माइनस 5%, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आप ऑप्शंस में ढूंढिए कहाँ है आपका आंसर। तो पहले ऑप्शन में दिया गया 470 ओम 5%, 470 ओम किलो ओम 5%, 47 किलो ओम 10%, 4.7 किलो ओम 5%। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है किसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर। टॉर्क में उसके यानी कि उससे पूछा गया है कि टॉर्क कितना रहेगा। आपको फोर्स दिया गया है और पोजीशन वेक्टर दिया गया है, दो चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। तो वो दो चीज़ें दे करके आपको टॉर्क की वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। मतलब हमें ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताना है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक फोर्स है, कितना फोर्स है आपका 3J कैप न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 3J कैप न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पोजीशन वेक्टर पर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वो पोजीशन वेक्टर है आपका 2K कैप मीटर। और हमसे पूछा गया है कि टॉर्क बताइए। टॉर्क आप बताइए कितना सिंपल फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जब कोई चीज रोटेट करती है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये मैंने ले लिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मैंने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया तो ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसके घूमने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन। और रोटेशन में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, टॉर्क होता है। किसी चीज को अगर मूव कराना है तो फोर्स हेल्प करेगा, और अगर किसी चीज को रोटेट कराना है तो टॉर्क हेल्प करेगा। तो टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है अगर ये जानना है तो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला जाएगा, फोर्स, यानी ये फोर्स और इस एक्सिस से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो तब होगा जब आपको फोर्स अलग दिया गया हो और डिस्टेंस अलग दी गई हो, फिर आपको उसका सेंस जानना होगा कि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जिसमें कि वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर एफ क्या है, फोर्स वेक्टर। तो बताइए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपका हो जाएगा 3 वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, 2K कैप क्रॉस वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है, 3J कैप। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6, K क्रॉस J की वैल्यू कितनी होती है, -I कैप। ये सब जानते होंगे, बाकी मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, I क्रॉस J बराबर K कैप, J क्रॉस K बराबर I कैप, K क्रॉस I बराबर J कैप। और हम ये भी जानते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ B क्रॉस A होता है। मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं। तो जब A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब है कि क्या इक्वल होता है, A क्रॉस B बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ B क्रॉस A के। तो अगर मान लीजिए I क्रॉस J के इक्वल है तो फिर J क्रॉस I कितने के इक्वल हो जाएगा, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K कैप। K क्रॉस J कितने के इक्वल हो जाएगा, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I कैप। और I क्रॉस K कितना हो जाएगा, यानी जस्ट अगर उल्टा कर दिया जाए तो I क्रॉस K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का J कैप। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या था, K क्रॉस J कैप, यहाँ पर J कैप है ना, तो K क्रॉस J, अब उन्हें कहा ये रहा K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I कैप। तो मैं उसकी वैल्यू कितनी रहती, माइनस I कैप। और फोर्स का पोजीशन वेक्टर की यूनिट क्या है, मीटर, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो टोटल यूनिट क्या आ गई इसकी, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क जो आएगा आपका वो आ जाएगा -6I कैप न्यूटन मीटर। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था 6K कैप न्यूटन मीटर। सेकंड ऑप्शन था आपका 6J कैप न्यूटन मीटर। थर्ड ऑप्शन था आपका 6I कैप न्यूटन मीटर। और फोर्थ ऑप्शन था आपका माइनस का 6I कैप न्यूटन मीटर। तो वैसे भी माइनस तो एक ही में आ रहा है और वही हमारा आंसर भी है, तो लास्ट पार्ट जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। ठीक, देखिए कितना आसान था, ये मैंने बस अलग से बता दिया, इसको आप समझ लीजिए। इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर भी याद कर सकते हैं आप, ये ऐसे बना लीजिए I J और इधर कहीं लिख लीजिए K। तो I और J का मल्टीप्लाई कराएंगे तो K आएगा, J और K का मल्टीप्लाई कराएंगे तो I आएगा, K और I का मल्टीप्लाई कराएंगे तो J आएगा। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J। ये एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, अदरवाइज अगर वो याद हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर से है। वैसे ये क्वेश्चन गैस लॉज के ऊपर अप्लाई करना, गैस लॉज के ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल
एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एक सिलेंडर है जिसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। उसका प्रेशर कितना दिया गया है, 249 किलो पास्कल। प्रेशर कैसा यूनिट होती है, पास्कल, तो वो किसमें दे रखा है आपको, किलो पास्कल में दिया हुआ है प्रेशर। एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, मतलब कितना 300 केल्विन। और फिर क्या काम से, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो हमसे डेंसिटी पूछी गई है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखिए यहां से सॉल्यूशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT से वैसे डायरेक्ट में चाहता तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा अगर फॉर्मूले कई बार याद भी नहीं रहते हैं तो थोड़ा बनाने का भी तरीका आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है गैस लॉ का, तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इसको तो सभी बच्चे याद रखते हैं, तो इससे भी बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बनेगा, N/V/RT। अब N क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, P क्या है, प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसके अपॉन में वॉल्यूम RT। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका N अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M/V/RT। अब स्मॉल m मतलब गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा D अपॉन कैपिटल M/RT। D मतलब डेंसिटी यहाँ पर, तो D अपॉन M/RT, और हमें डेंसिटी ही निकालना था, तो इसका मतलब हम चाहे तो उसको साइड ले जाएं, तो D बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, PM अपॉन RT। तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बता सकता था, और अगर आप में से भी किसी को ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए तो बेटर है कि आपको इतना टाइम बच जाएगा। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाना है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। तो अब तक के तीनों क्वेश्चन कुछ इसी तरह के हैं, ठीक है ना। तो D बराबर क्या हो गया, पहला प्रेशर की वैल्यू रखिए कितनी है, 249 किलो पास्कल। किलो पास्कल को पास्कल में बदल लीजिए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में R की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 8.3 कहा गया, 8.3 वाली 8.314 किलो जूल पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल होती है, तो वैसे उसने केवल 8.3 दी है, तो हम 8.3 ही यूज करेंगे। ये R की वैल्यू है, तो वो भी ऐसा यूनिट में दी है, तो सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, ऐसा यूनिट में। अब प्रेशर आपका हो गया 249 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 ग्राम, बस यही यहाँ की गलती होती है बहुत से बच्चों से कि वो सिर्फ हाइड्रोजन का मोलर मास 2 रख करके और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राम को पहले किसमें बदल लेंगे, किलोग्राम में। तो ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया मास ऑफ मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। R की वैल्यू होगी आपकी 8.3 और टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन। बस सॉल्व कर देना है, कितना आसानी से आंसर आना। इस 1000 से 1000 कैंसिल, इस पॉइंट से एक 0 बढ़ा दीजिए ऊपर, 83 का ये कटने के बाद कितना आएगा 3। मैं समझता हूँ आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। 3 से ये 100 को घटाइए, 300 को घटाइएगा, कितना होगा 100। ऊपर बचा केवल कितना 20, नीचे बना 100, तो ये D बराबर कितना हो गया 0.2। अब ऐसा यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, क्योंकि सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में लिया है, तो फिर डेंसिटी भी किस में आएगी, ऐसा यूनिट में। और डेंसिटी कैसा यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 0.02 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जाहिर है कि आपके जो आंसर्स होते हैं उन्हीं के आसपास और भी 3 ऑप्शन देते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग तीसरे क्वेश्चन के बाद यानी चौथे क्वेश्चन से आगे तक के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।